बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 17 के अंदर ना हम नर्व इम्पल्स को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा था ये जो इम्पल्स होता है ना ये मैसेज होता है। यानी इस वक्त अगर मैं अपने हैंड की मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने आर्म की मूवमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये सब कुछ ना मेरी ब्लड सप्लाई की वजह से पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये मेरी नर्व सप्लाई की वजह से पॉसिबल है कि मेरे ब्रेन से मैसेज जा रहा है उस वक्त उस तरफ, जिसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल है। यानी कोई इंडिविजुअल है जिसका बाजू या टांग पैरालाइज हो जाती है तो हम ये नहीं कहते जी उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, हम कहते हैं जी उसकी नर्व सप्लाई ख़त्म हो गई है। इस वजह से आप देखते हो जब किसी का बाजू या किसी की टांग पैरालाइज हो जाती है तो फिर आप वहाँ पे नीडल्स भी प्रिक करते रहें तो उसकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं। तो नर्व इम्पल्स के अंदर बेटा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ाया। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी न्यूरॉन जो है जब रेस्ट की हालत में होता है तो हम उस न्यूरॉन को कहते हैं ये नॉन कंडक्टिंग स्टेज के अंदर है। कोई भी न्यूरॉन जब रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त इनसाइड द न्यूरोनल सेल नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड द न्यूरोनल सेल पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूरॉन के लेवल पर कुछ नेचुरल आयनिक कंसंट्रेशन बताई थी कि पोटाशियम आयन अंदर 20 फोल्ड ज़्यादा हैं बाहर के मुकाबले में, सोडियम 10 फोल्ड बाहर ज़्यादा हैं अंदर के मुकाबले में। जब भी कोई न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है तो हम कहते हैं कि पोलराइज स्टेट के अंदर है। और उस वक्त मैंने आपको बताया था दो चीज़ें काम करती हैं, एक पोटाशियम गेट काम करता है, एक सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आज जो आपने पढ़ना है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ना है। देखो ये एक न्यूरोनल सेल है, किसी भी न्यूरॉन के अक्रॉस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना कब जनरेट होता है बेटा? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब जनरेट होगा ना, कोई भी न्यूरॉन तब मैसेज को कंडक्ट करवाएगा जब कोई स्टिमुलस आएगा, जब कोई चेंज होगी। और वो स्टिमुलस ना बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यानी चेंज ना बॉडी के इंटरनल भी हो सकती है जिसके रिस्पॉन्स में कोई भी टिपिकल न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करवाता है, या वो फिर एक्सटर्नल भी हो सकती है। देखो स्टिमुलस ना दो तरह के हैं। एक तरह का स्टिमुलस वो होता है जिसे आप कहते हो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सब थ्रेशोल्ड। और एक तरह का स्टिमुलस वो होता है जिसे हम कहते हैं जी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। देखो सब का मतलब होता है बिलो, सब का मतलब होता है लेस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है, एक ऐसी तब्दीली है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो न्यूरॉन होता है वो मैसेज को कंडक्ट नहीं करता। सब का मतलब है बिलो, लेस, यानी एक ऐसी चेंज जिसके रिस्पॉन्स में हमारा न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट ना करे, कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, हम उस स्टिमुलस को सब थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी बैक पे कोई इंडिविजुअल खड़ा हो और पीछे हैंड शेक कर रहा हो, विक्ट्री का निशान बना रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, मेरा न्यूरॉन उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, मेरे जो रिसेप्टर हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब है वो जो तब्दीली आ रही है ना वो सब थ्रेशोल्ड है। लेकिन जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसके रिस्पॉन्स में कोई भी टिपिकल न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करवाता है, हम उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बेटा एक ऐसा स्टिमुलस है, एक ऐसी चेंज है जिसके रिस्पॉन्स में ना कोई भी न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करवाता है, तो हम उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। देखो कोई भी न्यूरॉन हो जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में हो तो ये एक मैंने न्यूरोनल सेल बनाया है। ऐसा नहीं होता कि थॉरली रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाए, क्योंकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, इनसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होता है, आउटसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ना वो चार्जेस रिवर्स कुछ इस पैटर्न पे होते हैं कि ये जी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी कोई भी न्यूरॉन है जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में है तो इस तरह की तीन स्टेट्स में आपको दिखाई देता है। पहली स्टेट ये मेंशन की, दूसरी स्टेट ये मेंशन की हुई है, और तीसरी स्टेट ये मेंशन की हुई है।
कोई भी टिपिकल न्यूरॉन जब एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल की हालत में होता है तो इस तरह की 3 स्टेट्स में होता है। देखो जहां पर रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो गया है वहां से हम कहेंगे मैसेज गुजर रहा है, और जब भी न्यूरॉन एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल की हालत में होता है हम उस न्यूरॉन को कहते हैं ये डीपोलराइज्ड स्टेट में है। कौन सी स्टेट है? डीपोलराइज्ड। देखो अगर मैसेज इस डायरेक्शन में कंडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये रेड वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जहां से मैसेज गुजरने के बाद वो न्यूरॉन रेस्ट की हालत में आया है। अगर मैसेज गुजरने के बाद कोई न्यूरॉन रेस्ट की हालत में आए तो हम उसे कहते हैं रीपोलराइज्ड, यानी दोबारा रेस्ट में गया लेकिन मैसेज के कंडक्ट होने के बाद गया, तो वो कौन सी स्टेट है? रीपोलराइज्ड स्टेट है। जबकि ये जो ग्रीन वाला है यहां से अभी मैसेज नहीं गुजरा, मैसेज अभी सिर्फ ये ब्लू वाले एरिया तक कंडक्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये जो स्टेट होगी हम कहेंगे अभी यहां पर न्यूरॉन ना रेस्टिंग स्टेज पर है, पोलराइज स्टेट के अंदर है। यानी कोई भी एक टिपिकल न्यूरॉन होता है जब उसमें से मैसेज कंडक्ट हो रहा हो तो एट अ टाइम वो 3 तरह की स्टेट पर एग्जिस्ट कर सकता है। न्यूरॉन का कुछ हिस्सा वो होता है जहां से मैसेज गुजरने के बाद रिवर्सल ऑफ द चार्जेस हुआ, हम उसे कहते हैं रीपोलराइज स्टेट। जहां से गुजर रहा है मैसेज हम उसे कहेंगे डीपोलराइज स्टेट, और जो जहां से अभी तक नहीं गुजरा हम उसे कहेंगे इट इज़ द पोलराइज स्टेट। देखो रिवर्सल ऑफ चार्जेस क्यों होता है, आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ चार्जेस होगा। देखो कोई भी एक न्यूरोनल सेल हो, मैंने आपको एक बात बताई है कि कोई भी न्यूरोनल सेल है उसके अंदर क्या होता है, उस टिपिकल न्यूरोनल सेल के अंदर ना बेटा ये देखो मैंने कल एक बात बताई थी, पहले तो वो बात याद रखो ना, पोटाशियम आयन 20 फोल्ड अंदर ज्यादा है और सोडियम आयन 10 फोल्ड बाहर ज्यादा है। सोडियम आयन 10 फोल्ड बाहर ज्यादा है और पोटाशियम आयन 20 फोल्ड अंदर ज्यादा है। मैंने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या पोलराइज स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन के अंदर ना 2 चीजें काम करती हैं, एक पोटाशियम गेट और दूसरा सोडियम पोटाशियम पंप। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने एक्टिवेट होना है, और जब कोई भी टिपिकल न्यूरॉन एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन की तरफ शिफ्ट होता है तो उस वक्त जो चीज काम करती है वो सोडियम गेट है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम गेट। देखो जब सोडियम गेट काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर ज्यादा है ना, मैंने कहा था गेट पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, सोडियम बाहर ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि सोडियम आयंस बाहर से अंदर मुसलसल डिफ्यूज होंगे, पैसिवली जाएंगे, सोडियम आयंस कंटिन्यूअसली अंदर डिफ्यूज होंगे। अंदर पहले नेगेटिव चार्ज था, सोडियम आयंस मुसलसल अंदर जाते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाएगा, अंदर जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, बाहर जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, अंदर पॉजिटिविटी और बाहर नेगेटिविटी। और जब भी किसी भी न्यूरॉन के अक्रॉस ऐसी स्टेट आए कि अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, हम कहेंगे वो टिपिकल न्यूरॉन ना कंडक्टिंग स्टेज के अंदर है। वो टिपिकल न्यूरॉन क्या है, कंडक्टिंग स्टेज के अंदर है। उस न्यूरॉन को हम कहते हैं ये एक डीपोलराइज्ड न्यूरॉन है, डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन। मैंने आपको कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके वोल्टेज को देखते हैं तो -70 मिली वोल्ट है, लेकिन अगर आप एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देखते हैं तो इट इज द पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट या पॉजिटिव 0.05 वोल्ट, पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट या फिर पॉजिटिव 0.05 वोल्ट है जब आप वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज को यहाँ पर मेजर करते हैं। तो देखो आपको ना सारे डिफरेंसेस पता चल गए। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई भी न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करवाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई भी न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट नहीं करवाता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो चीज़ें काम करती हैं उसमें एक पोटाशियम गेट था, एक सोडियम पोटाशियम पंप था। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान सिर्फ और सिर्फ सोडियम गेट काम कर रहा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज है, आउटसाइड पॉजिटिव है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव होता है,
आउटसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन नेगेटिव होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक नॉन कंडक्टिंग स्टेज है, आप न्यूरॉन को पोलराइज स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन कहते हो। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक डीपोलराइज स्टेट है, आप न्यूरॉन को एक कंडक्टिंग न्यूरॉन कहते हो। और वोल्टेज का भी आपको फ़र्क पता चला है, वोल्टेज का भी आपको फ़र्क पता चला है। देखो जब भी कोई न्यूरॉन एक मैसेज को कंडक्ट करवा लेता है ना, आफ्टर द कंडक्शन ऑफ मैसेज उसने दोबारा रेस्ट की हालत में आना होता है। एक दफ़ा जब मैसेज को कंडक्ट करवा लेगा तो दोबारा किस हालत में आएगा, रेस्ट की हालत में आएगा। जब वो रेस्ट की हालत में आता है ना तो उस वक्त बेसिकली ना सडनली क्या होता है, फिर पोटाशियम गेट काम करना शुरू कर देते हैं और वो ओरिजिनल पोलैरिटी को जनरेट करवा रहे होते हैं। यानी रीपोलराइजेशन के दौरान ना दोबारा किसने काम करना होता है, पोटाशियम गेट ने काम करना होता है। तो जैसे ही पोटाशियम गेट ओपन होंगे फिर क्या होगा, पोटाशियम बाहर को डिफ्यूज़ आउट होंगे। फिर क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, इतना पोटाशियम बाहर जा रहा है कि अंदर के ऑर्गेनिक एसिड की वजह से क्या होगा, दोबारा अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, दोबारा अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही जो पोटाशियम गेट होते हैं रीपोलराइजेशन के दौरान दे डिले टू क्लोज, फिर क्लोज होना ना थोड़ा सा डिले हो जाता है इनका, जिसकी वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन जनरेट करते करते कोई भी न्यूरॉन ना हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में चला जाता है। रीपोलराइजेशन को अचीव करते करते कोई भी न्यूरॉन हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में चला जाता है। हाइपर का मतलब है ज्यादा, पोलराइज क्या था, अंदर नेगेटिव का होना बाहर पॉजिटिव का होना। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है अंदर ज्यादा नेगेटिविटी का हो जाना, अंदर ज्यादा नेगेटिविटी का हो जाना, उसे हम हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। समझ आई बात। तो यही कुछ टर्म्स बताई हैं यहाँ पर। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स बताई हुई है कि कोई भी एक माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, उसमें अगर आप स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को देखेंगे तो यूजुअली 100 मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम जो स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर पर सेकेंड रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये उस न्यूरॉन के अंदर रिकॉर्ड की गई है जो एक माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, यानी जिसमें माइलिन शीथ मौजूद होती है, जिसमें माइलिन शीथ मौजूद होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है मैंने ये बताया। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई भी होगी। देखो इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कब होता है, नर्व इम्पल्स का जनरेट होना जब कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के साथ साथ देखो पहली बात लिखी है जी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाए फिर जाके कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। अगली बात नीचे लिखी हुई है जी, कोई स्टिमुलस ऐसा भी होता है जिसको हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। मैंने कहा था कि वो मिनिमम स्टिमुलस होता है जिसके रिस्पांस में ना कोई मैसेज ने कंडक्ट होना हो। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसके रिस्पांस में कोई भी टिपिकल मैसेज। दोनों तरह के पोटेंशियल आपने बेटा पढ़ लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी। एंड पर ना ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर जो रेड लाइंस है ना बेटा आपने उन्हें लाजमी पढ़ना है, वहाँ से अक्सर एमसीक्यू आता है। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, 1 बाय 1 सामने आपके ये चीज़ें आएंगी कि ग्राफ में कौन सी चीज़ किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है और कहाँ पे कौन सा गेट ओपन हो रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ काम कर रही है। देखो 1 बाय 1 ये एरिया शो करवा रहा है न्यूरॉन के अंदर कि ये न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था। तभी आपको ग्राफ के अंदर ना कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही थी, एक फ्लैट लाइन दिखाई दे रही थी कि न्यूरॉन ना कोई मैसेज कंडक्ट नहीं करवा रहा था। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर वो बता रहे हैं इसके बाद ना अपवर्ड डिफ्लेक्शन जा रही है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन ना ऊपर को जा रही है। इसका मतलब ये है कि सोडियम गेट ओपन हो रहा है। और मैंने बताया था ना कि जब एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल एक्टिवेट होना होता है तो सोडियम गेट ओपन होता है। समझ आई बात। इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज अभी नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी को कहा गया है कि जब कोई न्यूरॉन एक मैसेज को कंडक्ट करवाता है तो वहाँ पे जो स्टिमुलस होता है हम उस स्टिमुलस को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। उधर आप देखें जब सोडियम गेट ओपन होता है, मैंने बताया था ना सोडियम 10 फोल्ड हाइयर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरोनल मेम्ब्रेन ज्यादा है। इसका मतलब है देयर इज द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, सोडियम अंदर जाता है। इनफ्लक्स का मतलब है अंदर जाना। अब ये 0 को शो करवा रहा है, ऊपर 50 है। इसका मतलब है आप अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो भी जा रही है
वहाँ किसी भी जगह पर लेबल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज स्टेट के अंदर है, क्योंकि जब भी कोई टिपिकल न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करवाता है तो हम उसे कहते हैं इट इज़ द डीपोलराइज स्टेट ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। उसके बाद आप देखें दोबारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी मैसेज कंडक्ट हो गया है। अब न्यूरॉन ने क्या करना है, कंडक्शन ऑफ द मैसेज के बाद दोबारा रेस्ट की हालत में आना है। देखो रेस्ट की हालत में आएगा, सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा, पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा। सोडियम गेट क्लोज, पोटाशियम गेट ओपन। इसको हम कह रहे हैं कि रीपोलराइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जो नीचे लाइन दिखाई गई है ना, क्योंकि आप देखो बेटा यहाँ पर -55 और ये आगे ना -70 मिली वोल्ट, उससे नीचे बाज़ औक़ात लाइन चली जाती है। जब ये नीचे चला जाए तो हम इसे कहते हैं कि हाइपर पोलराइज स्टेट आ गया। और ये तब आता है कि जी पोटाशियम गेट ओपन है। पोटाशियम गेट क्या करवा रहा है, पोटाशियम गेट जो है वो रिवर्सल ऑफ चार्जेस करवा रहा है, दोबारा अंदर नेगेटिविटी को जनरेट करवा रहा है, बाहर पॉजिटिविटी को जनरेट करवा रहा है। लेकिन मीनवाइल अगर पोटाशियम गेट डिले टू क्लोज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। तो ये बेटा मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, जब भी आएगा तो आपने सारी डायग्राम्स बनानी है इंक्लूडिंग द ग्राफ। इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो साइनैप्स का है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में, ये कई दफ़ा लॉन्ग आया है। यानी हम जो साइनैप्स वाला टॉपिक है वो हम कहते हैं जी इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि हर साल ना मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में लाजमी आता है। देखो साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स को हम कहते हैं जी ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान ना माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद होता है, कि न्यूरॉन्स आर सो अरेंज दैट देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप लेफ्ट बिटवीन द न्यूरॉन्स। और ये ऊपर एक जो न्यूरॉन है उसकी मैंने ये एक्सोनल एंडिंग बनाई है, एक्सोनल एंडिंग, और नीचे जो न्यूरॉन है उसकी मैंने ये डेंड्राइट एंडिंग बनाई है। तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं कि एक्सॉन एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के बिल्कुल क्लोज है, आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और इनके दरमियान ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद है इसी को हम कहते हैं ये साइनैप्स है। तो कंजेक्टिव न्यूरॉन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक्सॉन एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस मैनर में है कि उनके दरमियान ना थोड़ा सा गैप मौजूद होता है, हम उसी को साइनैप्स कहते हैं। अब आप देखो, आपने ना चैप्टर नंबर 16 जब पढ़ा था तो आपने एक टर्म पढ़ी थी क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट हम कहते हैं डिप्रेशन को, गड्ढे को। तो यहाँ पर ये जो दो न्यूरॉन हैं उनके दरमियान जो गड्ढा मौजूद है हम इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ना डायग्रामेटिक है, डायग्राम से ही समझ आएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अच्छा, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इससे ऊपर जो आपको न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है हम उस मेम्ब्रेन को कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, पूरा का पूरा ऊपर एक्सॉन है, ये जो उसका पार्ट है ना ये नॉब लाइक पार्ट होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, नॉब लाइक पार्ट है। ये क्या है? नॉब लाइक एरिया। अच्छा, जो साइनेप्स के बाद की मेम्ब्रेन है हम उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हम उसे क्या कहते हैं? इट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब है जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो किसकी है? डेंड्राइट्स की है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी है? एक्सॉन की है। साइनेप्स से पहले की, साइनेप्स के बाद की। दरमियान में जो आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। एक्सॉन का ये जो मैंने थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट बनाया हम इसको कहते हैं कि नॉब लाइक पार्ट होता है। देखो, ये जो एक्सॉन के अंदर नॉब लाइक एरिया होता है ना उसमें छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे, इसके अंदर क्या मौजूद है? वेसिकल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये वो तमाम वेसिकल्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये केमिकल्स मौजूद हैं,
कि हर जो हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल होता है, यानी ये जो वाइट से बनाए हैं मैंने, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, एंड दीज वेसिकल्स हैव द केमिकल्स इन इट, उनके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं। दोनों की मैं लेबलिंग कर देता हूं कि जो वाइट से बनाया पार्ट वो साइनेप्टिक वेसिकल, और इन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल्स मैंने बनाए, हम उन केमिकल्स को कहते हैं दीज आर द न्यूरोट्रांसमिटर्स, दीज आर द न्यूरोट्रांसमिटर्स, वो केमिकल्स हैं। तो देखो बेटा, साइनेप्स हमारे पास ना दो तरह की होती है। एक तरह की साइनेप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और एक तरह की साइनेप्स को हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक ऐसी साइनेप्स होती है जिसमें कोई भी सेल या न्यूरोनल सेल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के इतना पास होते हैं कि उनके दरमियान जो गैप होता है वो 0.2 नैनोमीटर होता है, यानी इतना एक दूसरे के क्लोज होते हैं कि जब भी एक न्यूरॉन में मैसेज कंडक्ट होता है वो अगले न्यूरॉन को सेल्फ एक्साइट करवा देगा, दूसरा न्यूरॉन में खुद ब खुद मैसेज कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि दरमियान में गैप बड़ा कम है। जैसे आप देखो, घर में मौजूद हो कोई, अगर खुदा न खासा किसी को करंट लग जाए तो साथ वाला अगर उसको हाथ लगाता है तो उसको भी करंट लगता है, वो भी हंसने लग जाता है। समझ आई बात? तो यहाँ पर भी ऐसे है कि कंजक्टिव न्यूरॉन बाज़ औक़ात इतना करीब होते हैं कि उनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक जो गैप होता है वो इतना कम होता है कि एक न्यूरॉन में मैसेज कंडक्ट हो तो दूसरा सेल्फ एक्साइट हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। हमारी बुक में जिस साइनेप्स को एक्सप्लेन किया गया वो केमिकल साइनेप्स है, जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है वो 20 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होता है। इसका मतलब है कि अगर इस न्यूरॉन में मैसेज कंडक्ट होगा तो नीचे वाले न्यूरॉन में मैसेज कंडक्ट नहीं होगा, नीचे वाले न्यूरॉन के अंदर कोई मैसेज को लेके जाएगा तो मैसेज कंडक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया एक न्यूरॉन ये है और उस न्यूरॉन का मैंने एक्सोनल पार्ट बनाया, एक न्यूरॉन ये है, उस न्यूरॉन का मैंने डेंड्राइट पार्ट बनाया। ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है ये साइनेप्स से पहले का है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। नीचे वाला जो न्यूरॉन है वो साइनेप्स के बाद का है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ऊपर वाला क्योंकि मैंने एक्सोनल पार्ट बनाया, उसका जो ब्रॉडल पार्ट बनाया वो एक्सोनल नॉब है। अच्छा, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे वेसिकल्स बनाए और मैंने कहा दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मैंने छोटे छोटे केमिकल्स बनाए। मैंने कहा दीज आर द न्यूरोट्रांसमिटर। अपने नाम से जाहिर है, ट्रांसमिटर होता है भेजने वाला। ट्रांसमिटर क्या होता है? भेजने वाला। तो वो न्यूरोट्रांसमिटर्स है सारे के सारे। तो मैसेज बेसिकली ना कंडक्ट कैसे होता है, ये सारी बातें हमने पढ़नी है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज जाएगा कैसे एक्चुअली। तो देखो, ऊपर वाला जो न्यूरॉन है जब इसकी तरफ मैसेज आता है ना, क्योंकि एक्सॉन वो पार्ट होता है विच कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी इसके अंदर जब मैसेज आता है तो फिर क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, लेकिन तब मूव करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लेवल पर ना कैल्शियम आयंस मौजूद हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लेवल पर क्या मौजूद है? कैल्शियम आयंस। तो जब भी जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर जब मैसेज कंडक्ट होता है तो ये जो कैल्शियम आयन है इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद कैल्शियम गेट की मदद से ये कैल्शियम आयन ना कहाँ चले जाएंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। जब कैल्शियम आयन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं दे गेट फ्यूज्ड विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम के प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाने की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स ने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाना है। जैसे ये फ्यूज करेंगे उनके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होके कहाँ पे आ जाएंगे? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लेवल पर आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लेवल पर आ जाएंगे। वो तमाम
पिछली जो बेटा डायग्राम बनाई थी वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, इस डायग्राम पे फोकस करो। अब देखो ये नीचे वाला डेंड्राइट है, ऊपर वाला एक्सॉन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, हम इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये वाला जो एरिया है इसको मैंने कहा था ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये वेजिकल पड़े हुए अंदर, ये और इन वेजिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। इधर स्टेप भी लिखे मैं वन बाय वन ना। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सोनल टर्मिनल पे आता है, क्योंकि एक्सॉन वो पार्ट है जो सेल बॉडी से मैसेज को लेके आ रहा है। अब जैसे ही मैसेज यहाँ पे आएगा उसकी वजह से आप देखो ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, जिन्हें हम कैल्शियम गेट कहते हैं, ये कैल्शियम गेट ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर की जानिब जाता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर की जानिब जाता है उस रिस्पॉन्स की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेजिकल है, अब आप उसका एरो देखो डाउनवर्ड आ रहा है, ये साइनेप्टिक वेजिकल आके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं। जैसे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, दे रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गए न्यूरोट्रांसमीटर, समझ आई बात। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये शॉर्ट है, वो तमाम केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को लेके जाते हैं। हम उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। आपने उनकी एग्जांपल याद रखनी है जी, न्यूरोट्रांसमीटर होते कौन कौन से हैं। देखो अगली स्लाइड में ना आपको न्यूरोट्रांसमीटर कुछ मिलेंगे। ये आपने अलग-अलग नहीं याद रखना कि एक्साइटेटरी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। आपने सिर्फ जनरली, हमारी बुक में ना एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बताए गए, आपने जनरली याद रखना है न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑल दोज केमिकल्स विच कैरी द मैसेज फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन अक्रॉस द साइनेप्स। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल है क्या, जैसे एपिनेफ्रीन। आप हार्मोन्स पढ़ चुके हो, एपिनेफ्रीन एड्रीनालीन का दूसरा नाम है, नॉर एपिनेफ्रीन नॉर एड्रीनालीन का दूसरा नाम है सेरोटोनिन, डोपामीन। ऐसे ही आप एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हो जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, और बोर्ड में एमसीक्यू भी इसी का आता है। एसिटाइलकोलिन वाहिद ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है विच वर्क्स आउटसाइड द सीएनएस, यानी और भी हैं लेकिन ये सबसे प्रोमिनेंट है जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी है, द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर दैट वर्क्स आउटसाइड द सीएनएस। वो जो आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था ना, न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान, वहाँ पे आपने पढ़ा था जो न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को लेके जाता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आउटसाइड द सीएनएस अपनी वर्किंग करता है, बाकी इनसाइड द सीएनएस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को लेके जा रहे हैं। समझ आई बात। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। वापसी उसी डायग्राम की तरफ आता हूँ। पिछली जो डायग्राम थी उसमें मैं आपको बता रहा था कि अब क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को लेके जाएंगे। अच्छा, जब न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को लेके जाते हैं ना, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहां पर इन ये देखो ये लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर उन रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाते हैं। और जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर उन रिसेप्टर्स पर अटैच होंगे तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसकी परमिएबिलिटी को चेंज करवा देंगे। कैसे परमिएबिलिटी को चेंज करवाते हैं कि वहाँ पर सोडियम गेट को ओपन करवा देंगे। सोडियम गेट जैसे ही ओपन होगा, सोडियम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाएगा, रिवर्सल ऑफ चार्जेस होगा, उसमें से मैसेज कंडक्ट होगा। अब इधर जो स्टेप्स लिखे हैं मैं वही बताता हूँ। देखो पहला लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल अराइज एट द एक्सोनल टर्मिनल, दूसरा लिखा हुआ है जी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, तीसरा लिखा हुआ है कैल्शियम एंटर्स द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, अंदर आ जाएगा। चौथा लिखा हुआ है जी कैल्शियम सिग्नल टू द न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल, कैल्शियम ने आके इन वेजिकल को जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हुए हैं उन्हें सिग्नल भेजा, और वो कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेजिकल मूव टू द मेम्ब्रेन एंड डॉक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज वाया द एक्सोसाइटोसिस। ये जो साइनेप्टिक वेजिकल हैं एज दे बाइंड विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देंगे और ये एक्सोसाइटोसिस के रिजल्ट में बाहर जा रहे हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, वहाँ पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे। सिग्नल इनिशिएटेड इन द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, जिसका ये डेंड्राइट एंड बना हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, फिर मैसेज रिसीव हो जाता है, मैसेज कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। सोडियम गेट इसका ओपन होगा, सोडियम अंदर जाएगा, रिवर्सल ऑफ चार्जेस होगा, इसमें से भी मैसेज कंडक्ट होगा। हम इसी को साइनैप्स कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो साइनैप्स के अंदर ना मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्स ट्रांसमिशन क्या है, कि मैसेज ने जाना कैसे है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, आपने यही बातें इसमें याद रखनी है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि साइनैप्स क्या होता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल और साइनैप्स, जो बात समझ नहीं आई वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।